नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, जहां राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहे और जिसे देखते हुए ऋषिकेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा में नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर 28 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें महिला अधिकारों, उनकी भागीदारी और लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका पर मंथन होगा। सत्र को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खास महत्व माना जा रहा है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने विचार रखेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर दिशा तय करने की कोशिश करेंगे। जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। होता है उसी तरह से ये चला जाए। इसमें जो विशेष सत्र जिस विषय के लिए लिया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है और उसी पे चर्चा होती है। क्या विषय रहेगा मैम इस विशेष सत्र? इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्ष को घेरा और कहा कि संसद में बिल पास न होने में कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी का की भूमिका महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दिखाती है। मंत्री ने दावा किया कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ खुद को हाईलाइट करने के लिए विरोध करता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मातृशक्ति के हित में और देश और प्रदेश के हित में हमेशा कदम उठाने का काम करती है हमारी सरकार। और पहली बार एक ऐतिहासिक बिल सदन की पटल पर आया था। मातृशक्ति वंदना बिल को सरकार ने जो देश की आधी आबादी के हित में पास करने का काम किया था, उसको कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिल पास हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि माताओं को उनके अधिकार मिले। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि देश की आधी आबादी जो माताओं के को उनका हक मिले, वो नहीं चाहती है कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, इसका श्रेय मोदी जी ले जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋषिकेश नगर निगम की ओर से ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित भी कर रहे हैं। इन व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। जी, मेरा नाम सुनीता बंसल है और मैं स्वयं सहायता समूह की गणपति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि कहा कि उत्तराखंड में हमारी जो 4 धाम यात्रा चल रही है, ऋषिकेश से आरंभ हो रही है, तो जहाँ ये पंजीकरण कार्यालय यहाँ में हमारे नगर निगम के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे स्टॉल दी गई है, जिसमें हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद जो है अन्य देशों से आए हुए लोगों को चखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लोग हमारे व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। हम झिंगोरे की खीर बना रहे हैं, मंडुए की रोटी बना रहे हैं, पाणू बना रहे हैं और हमने भंगेरू की चटनी भी बनाई और अरसे ला रखे हैं हमने। यहाँ पर से लोग हमारे अरसे भी खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे यहाँ का महसूस कर रहे हैं लोग आकर। मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और 4 धाम यात्रा के लिए निकला हूँ अपने घर से और यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहा हूँ। व्यंजन का स्वाद तो भैया 1 नंबर है। जो भी खा रहा है वो अंगुली चाट कर खा रहा है। वो आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा कर आए या ऑफलाइन कराएं।
आए तो यहाँ खाना जरूर खाए। और बुलेटिन में आगे बात होगी खास चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ के बाद अब उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए। भगवान बद्री विशाल ने आज 149 दिन बाद भक्तों को दर्शन दिए, जहां सीएम धामी की मौजूदगी में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर का विशाल कपाट खोला गया। सुबह करीब 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ हजारों भक्तों के सामने जब मंदिर का कपाट खुला तो पूरा आसमान भगवान बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि भगवान बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन के लिए मंदिर को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहली बार भगवान बद्री विशाल के मंदिर में फूलों से ओम लक्ष्मीपति नमो लिखा गया। साथ ही जय श्री बद्री नारायण और बैकुंठाय नमो का भी यहाँ पर फूलों से नाम लिखा गया। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। मुहूर्त में दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाबा की कृपा सबका बने रहे और अपनी कृपा विचार करें। बहुत अच्छा लगा है, मैं पहली बार आया हूँ और वाकई मन तृप्त हो गया है। मेरे को ऐसे दर्शन बार बार मिलते रहे, इसी प्रकार मैं बाबा बद्री विशाल की यात्रा में आता रहूँ। शुरू से मतलब कपाट खुलते समय यहाँ पहुँच जाता हूँ और मुझे जो है बहुत अच्छा मनमुग्ध हो जाते हैं। सारे श्रद्धालु के साथ जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शीतकालीन के लिए जो है कपाट बंद हो जाता था और इस टाइम जो है नर लोग जो है पूजा करते हैं और इसके उस असर में जो है और शीतकालीन में जो है देव लोग पूजा करते हैं। इसलिए हम इसे देखने के लिए जो है बचपन से लेकर मैं आज तक भी जो है तत्पर रहता हूँ यहाँ पे। और बहुत सारी दर्शन आपकी कैसे गई? बहुत बढ़िया गई। वहाँ पे जो है हमें जो है ज्योति का जो है दर्शन जो होता है वो दिया ज्योति का, उसका जो है वो सौभाग्य और हर श्रद्धालु को जो है वो बहुत अच्छी सौभाग्य प्राप्त। आशीर्वाद है विशाल बद्री भगवान का। हम लोग अभी सुबह 4 बजे से हम लोग इंतजार में थे, अभी कपाट खुले, बहुत मन प्रसन्न है, बहुत खुशी है। आपका दर्शन कैसा गया विशाल? अभी हम दर्शन करेंगे, अभी हमारा दर्शन हुआ नहीं है। अभी हमने कपाट खुलते हुए देखे और जो स्वामी जी थे उनके दर्शन किए। बाकी हम कल रात भी मत्था टेके गए थे, अभी सुबह से हम लोग इंतजार करें, बस अब दर्शन करेंगे। और चारधाम होटल रेस्टोरेंट है बद्रीनाथ के यहाँ, गंगोत्री मोत्री, उनका अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में हम लोग जो हैं बहुत सारे होटलियर जो हैं सारे जो हैं पूरे धामों में जो हैं, क्योंकि धाम खुल चुके हैं तो बहुत प्रसन्नता छाई हुई है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे और चारों धामों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके साथ साथ जो है इस बार जो है पूरे देश में जो है संख्या निर्धारण था जो मंदिरों पे, वो भी खुल गया है। सीएम साहब ने इसको खोल दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज एक पावन पर्व है भगवान बद्री विशाल के कपाट को। और यहाँ साधु समाज के अध्यक्ष हूँ, यहाँ साधु आश्रम। हाँ, बहुत हर्ष उल्लास का समय है। भगवान के 6 महीने बाद कपाट खुल रहा है और बहुत सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था है और वो सब में खुशी दिख रहा है। और हम लोग तो दर्शन कर लिए, सुबह सुबह ही दर्शन किया जब कपाट खुला और बहुत बढ़िया लग रहा है।
चारधाम यात्रा के दौरान एक बाहरी पर्यटक की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने दुखद बताया और कहा कि सरकार लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बना रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और भारी भीड़ के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को मेडिकल जांच जरूरी है, कराई जा रही है, जबकि मौत के वास्तविक कारण जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। विभाग ने यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां निगरानी तेज कर दी है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार टीमों को अलर्ट किया गया है और संभावित खतरे वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। चारधाम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, सभी विभागों को निर्देशित किया जा रहा है। इस क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से तैयारियां हमारी पूरी कर ली गई हैं। हमारा कंट्रोल रूम फंक्शनल हो गया है, सूचनाओं का आदान प्रदान हम करना आरंभ कर दिए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ भूस्खलन की या किसी विषम स्थिति की संभावना है वहाँ के लिए हमने रणनीति बना ली है। जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी जनपद तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि चारधाम यात्रा सुचारू चलती रहेगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से फैलने वाली गंदगी और दुर्गंध की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बायोमास पैलेट बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। 16 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लीद एकत्रित करने के लिए सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से पिरुल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले पैलेट तैयार किए जाएंगे। साथ ही लीद से जैविक खाद भी बनाई जाएगी और पैलेट से बॉयलर चलाकर घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था होगी। 1 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे अन्य यात्रा मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। इससे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें देखिए तो ये पहली बार ये इनोवेशन हो रहा है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और इसमें कैबिनेट का भी अप्रूवल हम लोग को मिला है कि इसमें लगभग देखिए लगभग 8000 के करीब हमारे खच्चर घोड़े हमारे रजिस्टर्ड है और उसमें जो लीद है अगर 5 किलो एक एवरेज भी अगर आप मान लें तो लगभग 40,000 किलो के करीब आपके लीद वहां पे जमा हो रही है पर डे। वैसे सफाई की व्यवस्था पहले से है, वहां पे नगर पालिका इसमें करती है, लेकिन उसका पूरा वैसा डिस्पोजल नहीं है। और इसी चीज को पॉजिटिव वे में एक अच्छा मैसेज भी जाए, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित हो, उसके लिए ये पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका कलेक्शन करके फायर पैलेट्स वगैरह बना रहे हैं इसके, तो इसमें पिरूल को भी मिक्स करेंगे इसमें। आगे बढ़ते देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने 1 दिवसीय प्रदर्शन कर 2027 के चुनावों में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरा। 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर के उत्तराखंड में विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में आप देखें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री सुरवीर सलमान सहित कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। वहीं यदि बात करें तो कई महिला भी यहाँ पर मौजूद रही जो इस सम्मेलन में यहाँ पर इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी कर रही है। कई महिला विधायक भी यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और सभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव महिलाओं के 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर इसको लेकर भाजपा 28 तारीख को उनका विधानसभा विशेष सत्र आहूत कर रही है, जिसमें इस विशेष सत्र में कहा जाएगा कि महिला
आरक्षण लागू नहीं करने दे रही। वही कांग्रेस की मांग है कि 2027 के इन चुनाव में महिला का 33% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। इसी को लेकर के वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा के आगे आप देख सकते हैं, यह विधानसभा परिसर है और इसके जस्ट सामने कांग्रेस एक टेंट लगा करके प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शामिल है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन के बाद जो 28 तारीख का जो यहाँ पर विशेष सत्र आउट किया जा रहा है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, इसमें कांग्रेस भी शामिल होंगे और इसमें भाजपा के विधायक भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि 38वें नेशनल गेम से बेहतर प्रदर्शन के लिए 24 घंटे के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इसके तहत खिलाड़ियों के लिए गहन प्रशिक्षण, खेल संघों के साथ समन्वय और राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अधिक आयोजन पर जोर दिया। साथ ही नॉर्थ ईस्ट राज्यों, खासकर मेघालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने पर उत्तराखंड में सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। उसका मुख्य उद्देश्य आगामी 39 नेशनल गेम जो 2027 में होंगे उसकी तैयारियों के निमित्त जो है बैठक ली गई है और बैठक में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने 38 नेशनल गेम में हमारी परफॉर्मेंस रही है और उत्तराखंड जो है वो 27वें स्थान की जगह पर 7वें स्थान पर जहां पर आया है, वही परफॉर्मेंस जो है हमको 39 नेशनल गेम में भी दिखनी चाहिए। उसको लेके कार्य योजना तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो उचित कैंप लगने चाहिए वो कैंप जो है लगाए जाए, उसको लेकर जो है शीघ्र अतिशीघ्र उसका कैलेंडर जो है वो तैयार करें, ये भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ में हमारे को जो नेशनल चैंपियनशिप जो नेशनल गेम से पहले होनी है, तो संबंधित एसोसिएशंस के संबंधित जो भी अध्यक्षगण हैं या उनके कम बॉडी के संबंधित महासचिव हैं तो या सचिव हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है कि वो नेशनल चैंपियनशिप, क्योंकि सबसे पहले क्वालिफाइड कंपटीशन वही है, तभी हम नेशनल गेम्स के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी तैयारी जो है नेशनल चैंपियनशिप के लिए होनी चाहिए, जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि एसोसिएशन के संबंधित उचित अधिकारियों को वहां पर बुला लिया जाए, एक बैठक उनके साथ की जाए और उस निमित्त वो क्या तैयारियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे नेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन रैंकिंग प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से नेशनल गेम के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे, उसको लेके भी हमारी जो है तैयारी रहनी चाहिए, ये भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जल्द से जल्द उस बैठक को भी आहूत करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही हमारी कितनी बजटीय खर्च होगा इस पूरी व्यवस्था में, उसको लेके भी परीक्षण करने के लिए कहा है ताकि समय पर जो है बजट की डिमांड भी की जा सके, ये भी आज निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही आउट ऑफ टर्न भी एक विषय रहा है, जिसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से जिन जिन बिंदुओं पर आख्या या जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है उस पर क्या तैयारी करी है, उसको लेकर भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्राथमिकता में जो है आउट ऑफ टर्न जॉब है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में निर्देश भी दे चुके हैं कि इससे जल्द से जल्द जो है विभाग इसमें विज्ञप्ति निकालते हुए हमारे 38 नेशनल गेम के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं जिन्होंने मेडल लेकर आए हैं उनको हम जल्दी से जल्दी नौकरियों में समायोजित करें,
तो उसको लेकर गंभीरता से काम करने के लिए कहा है। और इसके साथ ही हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर भी समीक्षा हुई, जिसमें प्रगति तो हुई है, परंतु अभी उसमें पद सृजन की कार्यवाही अभी कार्मिक स्तर पर जो है वो गतिमान है। तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि कार्मिक स्तर की जो कार्रवाई है वो शीघ्र हो। अन्यथा के दृष्टिकोण से यदि उसमें विलंब होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं में वार्ता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और आउट ऑफ टर्न जॉब को लेकर एक समीक्षा बैठक आउट करने का निवेदन जो है मेरी ओर से मैं करूंगी, ताकि जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी संबंधित चाहे वो वित्त के हों, चाहे कार्मिक विभाग के हों, चाहे वो अन्य विभागों के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश उसमें निर्गत होंगे, उसके अनुसार जो है हमारी ये कार्य योजना फटाफट जो है वो धरातल पर उतरे, जिसको लेकर पूरी गंभीरता के साथ में काम करने के निर्देश दिए। तो आज की बैठक मैं समझती हूँ कि 39 नेशनल गेम की और नेशनल चैंपियनशिप जो कि अनिवार्य रूप से की जानी है, क्वालिफाइंग कंपटीशन है, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्य योजना तैयार करें और टेबल करें, ताकि जो है उसकी योजना को हम धरातल पर उतारते हुए हमारे खिलाड़ियों को भविष्य की तैयारी के लिए हम तैयार कर पाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए विख्यात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, एरोनॉटिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जैसे 3 मुख्य विषयों में बढ़त के साथ दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाकर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध कर दी है। ये जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर RS बावा ने पंजाब के होशियारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट्स 2026 में यूनिवर्सिटी ने कुल 11 प्रमुख विषयों कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि इससे पूर्व साल 2025 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी के केवल 5 विषय शामिल थे। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी न केवल दुनिया की शीर्ष 1% यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पंजाब के 1600 से अधिक छात्रों को टॉप नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में नौकरियां मिली है। अकेले दोआबा के तकरीबन 672 छात्रों ने अपनी ड्रीम जॉब हासिल की है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ QS ਏਸ਼ੀਆ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ QS ਵਰਲਡ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪਹਿਲੇ 300 ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਰ पूरे विश्व दियां सारियां यूनिवर्सिटियों विचों टॉप 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ। अगर मैं विषयां ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 11 ਵਿਸ਼ੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। तो ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ स्कॉलरशिप दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।